हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो पेपर में आने वाले हैं। और अभी तक जितने मैंने प्रश्न बताया है, बहुत सारे प्रश्न अभी आए हुए हैं और बहुत सारे कुछ जैसे मैथ में है तो बहुत सारे पूरे का पूरे प्रश्न आ गए थे। विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो मैं अभी केवल ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ और इसी के बाद जस्ट जो आने वाला है वो जो प्रश्न उत्तर आते हैं, वो प्रश्न है जो 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के आते हैं, उन प्रश्नों को भी डालूंगा, तो उन्हें आप जरूर देख के जाइएगा। और पेपर के लास्ट जैसे ही अब सुबह इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके पास कुछ न कुछ मेन पेपर में हेल्प हो सके। आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास अध्याय 1 का है। इसमें कुछ आप जो प्रश्न है जिनको आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि रियो डी जेनरो, ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सबसे पहले ये आ सकता है कि कब हुआ था? 1992 में। किस देश में हुआ था? ब्राजील देश में हुआ था। इसमें देश कितने पार्टिसिपेटेड, मतलब कितने कितने देशों ने भाग लिया था? 100 से अधिक देशों ने क्या हुआ था, इसमें भाग लिया था। आइए, इसके बाद ये आता है यूएनसीईडी। यूएनईसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम इसका होता है संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण विकास सम्मेलन। तो ये आपको ध्यान रखना है। धरातल पर मैदान, मतलब जो भारत की भूमि है उसमें टोटल मैदानी भाग कितने परसेंट है? 30। धरातल जितना मतलब भारत में जितनी पूरी भूमि है उसमें 30% क्या पाया जाता है? पर्वत पाया जाता है एवं पठार पाया जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय नीति वन नीति कब लाई गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाई गई थी। काली मृदा को किस नाम से? तो काली मृदा को आपको ध्यान रखना है रेंगुर, काली हुआ कपास मिट्टी भी से जाना था। इसके दो नाम है काली मिट्टी के, एक रेंगुर मिट्टी भी कह सकते हैं, दूसरा कौन सी मिट्टी आप कह सकते हैं? कपास की मिट्टी भी से कहा जाता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन है, लगभग इसमें से 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है तो वो आएगा। ये भी मैं बताता चलूंगा कौन से कितने, यहाँ से भी 1 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। आइए इसमें से देखते हैं। सबसे पहले तो ये जिसमें जो दिया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1972 में लाया गया था। जो जीवों को सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए जो अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था? 1972 में। इसके बाद बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था वो कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से जो इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे जिम कार्बेट है, ये उत्तराखंड में है। सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आ सकता है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सरिस्का ये कहाँ है? राजस्थान में है। मानस असम में है। अब आपको ये भी ध्यान रखना कि जो ये मानस है, असम बहुत ही फेमस है। पेरियार कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और इसमें भी ये ध्यान रखना कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस है। तो इसको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिए। और इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग बनने वाले हैं मैंने इसमें बता दिया है। आइए इसके बाद इसमें कहता है राष्ट्र संयुक्त वन प्रबंधन संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में थी, आ सकता है। पवित्र पेड़ों के जो पवित्र पेड़ है उन्हें आदिवासी क्या कहते थे? झुरमुट कहते थे। आपको जानना है आदिवासी क्या कहते थे? उनको झुरमुट कहते थे। इसके बाद छोटा नागपुर में पूजे जाने वाले, छोटा नागपुर में जो पेड़ है वो पूजे जाने वाले कौन कौन से जो आदिवासी पूजते हैं? साल है, महुआ है, कदम का जो पेड़ है, जिनकी आदिवासी छोटा नागपुर में जो आदिवासी हैं वो इनकी पूजा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए छोटा नागपुर अक्सर कहाँ, ये कहाँ आता है? छोटा नागपुर झारखंड राज्य में आता है। आइए इसके बाद ये जल जीवन जो मिशन योजना है, कौन सरकार, कौन योजना की है, कौन घोषणा किया है? जिसमें भारत सरकार ने घोषणा किया है जल जीवन मिशन। ये हमारे पास जो 13वीं सदी है, इसमें इल्तुतमिश ने दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए क्या बनवाया था? हौज खास बनवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जल संरक्षण संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो इल्तुतमिश ने 13वीं सदी में बनवाया था। और सब दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए कहाँ बना, क्या बनवाया था? हौज खास बनवाया था। आइए ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? तो बांधों का कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? तो वो कहा था बांधों को कहा था।
सरदार सरोवर जो बांध है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। ये कितने राज्यों से होकर जाता है? तो ये 4 राज्यों से होकर जाता है। इसमें राज्य कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन चारों राज्यों के लिए सरदार सरोवर जो बांध है वो बनाया गया था। ये भी ध्यान रखना, ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। वर्षा जल छत संग्रहण किस किस राज्य में प्रचलित है? तो ये राजस्थान में बहुत प्रचलित है। और ये मेघालय की जो शिलांग राजधानी है उसमें भी बहुत प्रचलित है वर्षा जल छत संग्रहण। तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण हर घर में बनाया जाना आवश्यक। मतलब जो वहां की सरकार है तमिलनाडु की राज्य सरकार, वो हर हर व्यक्ति को हर घर में वर्षा जल संग्रहण करना जरूरी, मतलब कानून ही बना दिया है कि हर घर क्या करेगा? वर्षा जल का क्या करेगा? संग्रहण करेगा। आइए 6 से हम क्या करते हैं? छठवें नंबर के बाद हम आते हैं 7वें। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें क्या कहता है कि झूम खेती। झूम खेती जो है पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम आदि में इसे झूम खेती ही कहा जाता है। अंडमान निकोबार में झूम खेती को नेदा कहा जाता है। मूंग में तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है तो आप हटा सकते हैं। ये खरीफ, अब इसमें आते हैं हम 3 जो फसलें हैं हमारे पास, जायद, रबी और खरीफ फसलें। इसमें आपको ध्यान रखना है जो खरीफ फसलें हैं कब बोई जाती है आपको ध्यान रखना। तो ये खरीफ फसलें हमारे पास जो बोई जाती हैं वो बोई जाती हैं जून और जुलाई में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। अच्छा ये उसने क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया है। ये हमारे पास जो लिखा है इसमें उल्टा कर दिया इसने। तो आपको खरीफ फसलें और रबी फसलें क्या कर देना है? जाना। जो रबी फसलें हैं ये रबी फसलों की जगह खरीफ फसलें लिख दिया, खरीफ फसलों की जगह रबी फसल लिख दिया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये जो है ये हमारी टोटल कैसी फसल है? ये टोटल हमारी खरीफ फसलें हैं। अब खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। और ये टोटल कैसी फसलें हैं? ये रबी फसलें हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में क्या की जाती हैं? काटी जाती हैं। जायद की फसलें जो गर्मी के सीजन में बोई जाती हैं, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, कुछ हरी सब्जियां, ये कौन सी फसलें कहलाती हैं? जायद की फसलें कहलाती हैं। भारत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाई जाती है, कौन सी खाद्यान्न फसल फसल है? तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो चावल खाया जाता है। और दूसरे स्थान पर क्या आता है? गेहूं। ये आपको ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फसल कौन सा है? चावल है। और दूसरा सबसे ज्यादा खाए जाने वाला क्या फसल है? वो गेहूं है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का, मतलब भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में दूसरा स्थान है। अब ये ध्यान रखना कि चाय कहाँ पैदा होती है? असम में। कॉफी कहाँ पैदा, इसमें नहीं लिखा है। कॉफी कहाँ पैदा की जाती है? कॉफी कर्नाटक में पैदा की जाती है। मूंगफली के जो लिए फेमस है वो कहाँ है? गुजरात है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। अब ये आपको ध्यान रखना कि भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है? तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। अब ये आता सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। अब ये आता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चालू किया था। ये कहाँ से, किस राज्य से किया था? आंध्र प्रदेश से किया था भूदान आंदोलन। ये आता कि भूदान आंदोलन किसने चालू किया? तो विनोबा भावे ने किया था। और किस राज्य से किया गया था? ये आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया था। आइए इसके बाद इसमें क्या कहता है कि भारत पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया था? तो 1854 में मुंबई में लगाया गया था। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया था? 1854 में मुंबई में लगाया गया था। इसके बाद आइए, बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक राजधानी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक राजधानी कहते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हमारे भारत देश में कब किया गया था? 1953 में वायु का राष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत का जो जल मार्ग है गंगा नदी पर कौन कहाँ से कहाँ तक? हल्दिया से इलाहाबाद। ये आपको ध्यान रखना, भारत का जो जल मार्ग है और ये सबसे बड़ा जल मार्ग है जो गंगा नदी पर है वो कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से इलाहाबाद तक है। भारत की समुद्री तट की रेखा जो कितनी है, मतलब जहां जहां समुद्र लगा है जिन जिन राज्यों से, उसकी सीमा है 7516.6 किलोमीटर है। भारत में पाइपलाइन परिवहन की 3 प्रमुख जाल है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता कि भारत में पाइपलाइन परिवहन कितने जाल है, मुख्य जाल है, तो 3 प्रमुख जाल है। भारत में फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसको भारत में जो फिल्में जितनी भी बनती है सबसे पहले किसके पास जाती हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जाती हैं।
वो पास करता है तभी ये फिल्में क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब एक वस्तु दूसरे दो व्यक्तियों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास यह जाता है, यहाँ से अर्थशास्त्र स्टार्ट हो जाता है, भूगोल खत्म हो गया आपका। आइए, एसडीआई का पूरा नाम क्या है, तो मानव विकास सूचकांक है। 2021 और 22 के अनुसार एसडीआई में भारत की कौन सी रैंक था, तो कौन सा स्थान था, 132वां स्थान था। बीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो हरियाणा की है, और सबसे कम किसकी है, तो बिहार की है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय को औसत ही आय, ये आया हुआ प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें ये ध्यान रखना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के जितने भी उदाहरण हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एक उदाहरण ये मैं गारंटी लेता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए ये कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है कि द्वितीयक क्षेत्र है कि तृतीयक क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। ये आपको ध्यान रखना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा कब लाया गया था, ये भी प्रश्न में आ चुका है। ये 2005 में लाया गया था। इसमें कितने दिन का रोजगार देने के लिए उपलब्ध है, इसमें 100 दिन के लिए रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। मतलब एक व्यक्ति को एक साल में 100 दिन रोजगार देना। निजी क्षेत्र के उदाहरण पढ़ लेना है आपको। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उदाहरण है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उदाहरण है, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और इसमें से उदाहरण जरूर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, इसके बाद क्या कहता है, ये आरबीआई, ये आरबीआई है। इसमें आरबीआई का पूरा नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट है, भारत की जो भारतीय रुपया है, नोट है, कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वस्तु विनिमय कहलाता है। फिर इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट अध्याय है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण है। ये उपाध्यक्ष लिखा है, इसमें क्या लिखना है, हमको उदाहरण लिखना है। तो आपकी बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं और एक से अधिक देशों में अपना सामान ले जाके बेचती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अब ये भारत में वैश्वीकरण कब लाया गया, तो 1991-92 में भी भारत में वैश्वीकरण लाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। WTO का पहले तो पूरा नाम क्या है, WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन है। इसमें कुल कितने देश हैं, तो इसमें 160 देश हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम, WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन है, और इसमें कुल देशों की जो संख्या है वो 160 है। आइए, नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद सूचना का अधिकार कब लाया गया था, आरटीआई। अच्छा, ये सूचना का अधिकार, आरटीआई का पूरा नाम भी आ सकता है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या है, तो सूचना का अधिकार। और ये कब लाया गया था, ये 2005 में लाया गया था। और ये किस राज्य से इसमें आंदोलन भी चला था, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें जो आंदोलन चला था वो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, राजस्थान से, आरटीआई। फिर इसके बाद एमआरपी, एमआरपी का पूरा नाम होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य। आइए, ओपरा जो हमारे पास, इसका जो पूरा नाम है तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। और ये कब लाया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लाया गया था। एक प्रश्न से हमने बहुत सारे प्रश्न बनाया है, जैसे कोपरा का एक तो पूरा नाम आ सकता है, तो क्या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ये कब लाया गया था, 1900 कब लाया गया, 86 में लाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद आता है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स है। ये आपको ध्यान रखना है। बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा एक राज्य है। बेल्जियम की कुल आबादी, अब ये ध्यान रखना कि बेल्जियम की जो कुल आबादी, उनमें 59% लोग क्या कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश में रहते हैं। किस इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और जो क्या बोलती कि अब आता है कि जो बेल्जियम है उसमें डच बोलने वाले लोग कितने परसेंट, तो डच बोलने वाले लोग 59% है। अब इसमें ये 40 था। 40% लोग कहाँ रहते हैं, वेलेनिया में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कहाँ रहते हैं, वेलेनिया में रहते हैं। और जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 40% लोग वेलेनिया में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ये आपको फैक्ट एकदम से रट लेना है। और इसमें क्या करना है कि जो बेल्जियम की इसकी राजधानी है,
बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है, इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। इसके बाद आइए, श्रीलंका में 74% लोग क्या बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं, 18% लोग तमिल हैं और 7% लोग क्या हैं, ईसाई हैं। मतलब श्रीलंका में सिंहलियों की जो आबादी है वो कितनी है, 74% है, 18% तमिल है और 7% क्या इसमें ईसाई है। आइए, इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो श्रीलंका है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में बना है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1948 में बना है। सिंगली राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, इसमें श्रीलंका में 1956 में दिया गया था। और जो श्रीलंका का गृह युद्ध था वो कब समाप्त हुआ, 2009 में। श्रीलंका का जो गृह युद्ध समाप्त हुआ कब समाप्त हुआ, 2009 में। तो ये आपको याद करना है। आइए, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण कब किया गया, तो 1992 में भारत में विकेंद्रीकरण हुआ है। भारत में सूची के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। और इसका आपको उदाहरण भी लिखना है। राज्य सूची का अंतर्गत ऐसे काम जो कौन करती है, राज्य सरकार, केवल और केवल राज्य सरकार करती है, उसे राज्य सूची के अंतर्गत करते हैं। जैसे एमपी पुलिस है, जो भारत मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस, वो कौन केवल कौन करता है, राज्य सरकार करती है यहाँ की। फिर दूसरा आता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में केंद्रीय सूची वो होती है जिनमें टोटल हाथ किसका रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। जैसे भारत की सेना, विदेशी मामले, ये कौन से संघ में आते हैं, केंद्रीय संघ में आते हैं। इसके बाद ये आता है हमारे पास समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि जो दोनों मिलकर काम करते हैं, राज्य भी करता है और संघ भी मिलकर काम करता है, उसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में जैसे आ जाता है शिक्षा में दोनों का हाथ होता है, राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। आइए, इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत देश है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र बना है। और भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत में हिंदी वर्ण, जो भारत की जो हिंदी भाषा है वो क्या है, मातृभाषा है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में हिंदी मातृभाषा है वो बहुत ज्यादा नहीं, वो मिस प्रिंट कर दिया, इसको आप हटा दीजिए। भारत के संविधान में अब ये आता है कि भारत में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपको याद होना चाहिए कि भारत की संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद पंचायत में ये 13 लिखा है, लेकिन 13 नहीं, 1/3 1/3 पद। ये प्रश्न आया हुआ कि पंचायत महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित होना चाहिए, तो पंचायत में महिलाओं को 1/3 पद क्या होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। आइए, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चुनाव वाला चैप्टर आ जाता है। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी लगभग, तो महिलाओं की साक्षरता दर भारत में 54% है और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 76% है। भारत में लिंगानुपात 900 कितना, 43, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में लिंगानुपात 943 है। ठीक, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है। आइए, इसके बाद कहते हैं कि 2019 में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितना थी, 14.3% थी। क्या है, जो महिलाओं की संख्या थी कैसा था, 14.3% है। ये आपको ध्यान रखना कि 2019 के चुनाव में जो महिलाओं की संख्या, वो जो भागीदारी है, मतलब कितनी महिलाएं सांसद बनकर आई हैं, वो कितना, 14.3%। फिर इसके बाद कहता महिलाओं का आरक्षण अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना 2023 में लाया गया महिला आरक्षण अधिनियम, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसे कहा जाता है। इसके अनुसार जो भारत की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जो महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है वो 33% दिया जा रहा है। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 16% है, और जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितने प्रतिशत है, 8.6% है। अब ये आता है धर्म के आधार पर, जो भारत की जो सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदू है, कितने परसेंट है, 69.8% है। इसके बाद दूसरे नंबर में आता मुसलमान, 14.2%। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास दिया है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता। अगर किसी भी राज्य में कोई पार्टी बनाता है, अगर उसको मान्यता लेनी है तो उसको कम से कम विधानसभा में 6% वोट लाना पड़ेगा, और उसमें 2 सीटें जीतना आपको अनिवार्य है। इसमें नहीं लिखा है मिलने के लिए
कुछ सीटें नहीं, 2 सीटें, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 सीटें जीतना क्या है, अनिवार्य है। 2 सीटें अगर आप जीतते हैं और आपके प्रतिशत जो वोट प्रतिशत है 6% रहता है, तो आपको जो राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो मिल जाएगा। राज्य की जो पार्टी है वो आपको चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल में। अब अगर राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा बनाना है, उसमें आपको जो लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए और कम से कम 4 सीटें जीतनी चाहिए। कितने सीटें जीतनी चाहिए, 4 सीटें अगर ये जीत जाती हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल जाता है। अब राष्ट्रीय दल जो है 2023 में जो राष्ट्रीय दल जो हमारे भारत देश में 6 हैं। आइए कुछ राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जो आम आदमी पार्टी है, इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 में इसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल ने किया था। बहुजन समाज पार्टी, इसको बीएसपी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका जो स्थापना किया था उसने काशीराम जी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। ये नहीं पता कि कौन सा किसने किया था। आइए, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था। कांग्रेस की जो स्थापना इस सबसे भारत की पुरानी पार्टी है, इसका स्थापना 1885 में हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, इसमें नहीं लिखा सीपीआईएम, इसकी स्थापना कब की गई है, 1969 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इतिहास में कौन कौन सा प्रश्न है, जैसे फ्रेडरिक सरयू जो 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी, तो 1948 में बनाई थी। इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं कि 4 चित्रों की श्रृंखला जो बनाई थी किसने बनाई थी, तो फ्रेडरिक सरयू ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1848 में बनाया था। निरंकुश शासन क्या होता था, निरंकुश शासन जिस पर सरकार का कोई भी अधिकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निरंकुश शासन कहते हैं। आइए इसके बाद नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम, जो नागरिक संहिता उसे किस नाम से भी जाना जाता है, उसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इटली की क्रांतिकारी जो जुसेपी मोसिनी का जन्म कब हुआ था, तो 1807 में जिनेवा में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। यूनान को 1832 की कुस्तुनिया की संधि से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम की स्थापना कब की गई, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी स्थापना 1707 में की गई थी। आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, तो 1801 में मिलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ डेट लिखी हुई, इनको आप जरूर पढ़ के जाइए कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, नेपोलियन का पतन में वियना संधि कब हुई थी, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब किया था, इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आइए आते हैं हम अपने जो भारत का इतिहास है। महात्मा गांधी अपने भारत देश में कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये चंपारण आंदोलन है वो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। इसी के साथ 1918 में क्या हुआ था गुजरात में, अच्छा ये 17 में ही हुआ था गुजरात में खेड़ा आंदोलन। 1918 में कौन सा मिल आंदोलन हुआ था, कपड़ा का, गुजरात के अहमदाबाद में मिल आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। सिवा चौरी कांड घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साइमन कमीशन हमारे भारत में पहली बार कब आया था, 1928 में आया था। भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में स्वतंत्रता पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किया था। गांधी वंश समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 1932 पूना पैक्ट कब आया, तो 1932 में आया, जिसमें एसटी एसटी को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। भारत माता की सबसे पहले पेंटिंग किसने बनाई थी, ये गलत है थोड़ा सा। भारत माता की सबसे पहले जो पेंटिंग बनाई थी 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत की पहली पेंटिंग है वो भारत माता की किसने बनाई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। वो कब बनाई थी, 1905 में बनाई थी। आइए इसके बाद आइए हमारे पास अफ्रीका में ये एक बीमारी रिंडर पेनेट नामक बीमारी है, कब आई थी, 1880 में 90 में आई थी। और ये जान लीजिए कि आपकी जानवरों में हुई थी। इसके बाद विश्व की जो सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी है कब हुई थी, 1929 में शुरू हुई थी। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्र बचे थे वो मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और फ्रांस रूस थे। केंद्रीय शक्तियां कौन कौन थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी थी।
ये आपको ध्यान रखना है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली था। और मित्र राष्ट्र कौन कौन से? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, भारत और ये अमेरिका, ये सब किसमें थे? मित्र राष्ट्र में थे। ये आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। आइए इसके बाद ये हमारे पास है कि भारत में कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1854 में मुंबई में किया गया था। कलकत्ता जूट की पहली मिल कहाँ खोली गई थी? तो कलकत्ता में 1717 में खोली गई थी। और किसने खोला था? सेठ हुकुम चंद्र जी ने खोला था। औद्योगिक क्रांति किस देश में सबसे पहले आई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड देश में आई है। जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी? जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जरूर पढ़िए इसको। आइए इसमें क्या कहा, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड है, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे पहले जो बंगाल गजट उसने कौन प्रकाशित किया? तो 1780 में जेम्स आग हिक्की, इसमें थोड़ा सा नाम गलत लिखा है। जेम्स आग हिक्की ने क्या किया था? इसका जो बंगाल गजट है ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इन्होंने सबसे पहले प्रकाशन किया था। कब किया था? 1780 में। फिर इसके बाद क्या करना, 1821 में जो राम मोहन राय की जो पुस्तक है संवाद कॉमेडी, ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1821 में। रामचरितमानस जो सबसे पहला प्रकाशन किया गया था 1810 में किया गया था। और कहां से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। गुलामगिरी किसकी कविता, किसकी किताब? ये 1871 में ज्योतिबा फूले की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ भी चुकी है कि गुलामगिरी किसकी किताब है? तो ज्योतिबा फूले की है। और कब प्रकाशन किया गया था? 1871 में। दूसरा जो हमारे पास है ये 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो लागू किया गया था, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रेस में इतनी आजादी ये नहीं थी, जो मन आए आप छाप सकते हैं। तो ये प्रेस के लिए था, एक एक्ट लाया गया था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। कब लाया गया था? 1878 में। ये आपको क्या करना, ध्यान रखना है। तो ये 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो ये दोस्तों इसके सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ के जाइए और जैसे ही आप पेपर के सुबह सुबह इनको जरूर पढ़िए, क्योंकि पेपर के दिन आप अगर इनको पढ़ के जाते तो आपको कुछ ना कुछ रिवाइज रहेगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऐसे ही आने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो आप जरूर इनको कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।